हेलो दोस्तों, वैदिक गुरु चैनल पर आपका स्वागत है। यहाँ पर हमने एनसीईआरटी स्टार्ट किया है। तो यहाँ हमने एनसीईआरटी का क्लास 6 से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर हमने पॉलिटी ख़त्म कर दिया है, ज्योग्राफी ख़त्म कर दिया है। आज हम आपके लिए हिस्ट्री का चैप्टर लेके आए हैं। तो यहाँ पर आज हम फर्स्ट चैप्टर करेंगे। ठीक है, प्रारंभिक कथन, क्या, कब, कहाँ और कैसे। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। ठीक है, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जहाँ जहाँ एनसीईआरटी आता है उसके लिए आपको ये क्लास पूरी देखनी है। ठीक है, क्योंकि जहाँ जहाँ एनसीईआरटी आता है ये सारी चीज़ें उसमें आने वाली हैं। और वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हमारा मोटिवेशन बढ़े और हम आपके लिए और अच्छा इम्प्रूवमेंट करके आपके लिए वीडियो लेकर आएँ। ठीक है, तो यहाँ पर हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहला है, लोग कहाँ रहते थे। कई लाख वर्ष पहले से लोग नर्मदा नदी के तट पर रह रहे हैं। कहाँ रह रहे हैं? नर्मदा नदी के तट पर। अब ये नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? ये आपका मध्य प्रदेश है ना, ये आपका मध्य प्रदेश के जो अनूपपुर जिला है, वहाँ पर एक अमरकंटक नाम का पहाड़ है। ठीक है, अमरकंटक पठार से उत्पन्न हुआ है। फिर ठीक है, फिर वहाँ से पश्चिम की ओर बहकर या भरूच, ठीक है, गुजरात में है भरूच। ठीक, गुजरात के में भरूच से 30 किलोमीटर पश्चिम में बहकर खंभात की खाड़ी में बह जाती है। अब ये खंभात की खाड़ी कहाँ है? ये आपका अरब सागर की एक खाड़ी है। ठीक है, यहाँ रहने वाले आरंभिक लोगों में से कुछ कुशल संग्राहक थे। ठीक है, क्या थे? कुछ कुशल संग्राहक थे जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे। कि कहाँ पर क्या है, वो सब चीज़ों से परिचित थे। अपने भोजन के लिए वे जड़ों, फलों तथा जंगल के अन्य उत्पादों का यहीं से संग्रह किया करते थे, मतलब इकट्ठा करते थे। वे जानवरों का आखेट भी करते थे, मतलब शिकार किया करते थे, जानवरों को मारते थे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, उत्तर पश्चिम की सुलेमान और किरथर पहाड़ियों में कुछ ऐसे स्थान हैं जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। कहाँ है ये? उत्तर पश्चिम में। तो ये देखिए, ये रहा आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ठीक, तो पूर्व पश्चिम में क्या है? सुलेमान और किरथर। ये रहा आपका किरथर पहाड़ी। ठीक है, जूम करके दिखा देती हूँ। ये आपका उत्तर पश्चिम में किरथर और सुलेमान पहाड़ी हो गई। ठीक है, मतलब यहाँ पर कह रहे हैं कि जहाँ लगभग 8000 वर्ष पूर्व स्त्री पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं तथा जौ जैसी फसलों को उपजाना आरंभ किया। क्या? गेहूं और जौ सबसे पहले हुआ था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसे पशुओं को पालतू बनाना शुरू किया। ठीक है, ये क्या करते थे? पालतू पशु को के रूप में गाय और बैल को पालते थे। ठीक है, ये लोग गाँवों में रहते थे। कहाँ रहते थे? गाँवों में रहते थे। इसके बाद देखिए, इसके बाद कह रहे हैं कि उत्तर पूर्व में गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास सबसे पहले कहाँ हुआ था? गारो तथा मध्य भारत में विंध्य पहाड़ियों में। ठीक है, आइए मैप में देख लेते हैं कहाँ है ये। उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्व कहाँ है? ये रहा आपका उत्तर पूर्व में, ये गारो पहाड़ी है और मध्य में विंध्य पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या हुआ? कृषि का विकास हुआ। ठीक है, कृषि का विकास सबसे पहले यहाँ हुआ, जहाँ सबसे पहले चावल उपजाया गया। ठीक, सबसे पहले यहाँ चावल की उपज हुई। ये स्थान विंध्य के उत्तर में स्थित है। ठीक, विंध्य के उत्तर में स्थित है। इसके बाद देखेंगे हम सिंधु तथा इसकी सहायक नदियाँ क्या होती हैं? सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिलकर जाती हैं। ठीक है, मिल जाती हैं। जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है उसी को क्या कहा जाता है? सहायक नदी कहा जाता है। ठीक,
क्या कह रहे हैं कि सिंधु तथा इसकी सहायक नदियां लगभग 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के किनारे कुछ आरंभिक नगर फले फूले, मतलब यहाँ पर ही नदियों के किनारे ही आरंभिक स्टार्टिंग में नगर फले फूले, मतलब नगर का विकास हुआ। गंगा व इसकी गंगा व इसकी सहायक नदियों के किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ। ठीक कह रहे हैं कि गंगा तथा इसकी जो सहायक नदियां हैं, ठीक है, उनके किनारे तथा समुद्र तटवर्ती इलाकों में नगरों का विकास लगभग 2500 वर्ष पूर्व। नगरों का विकास कब हुआ? 2500 वर्ष पूर्व। कहाँ हुआ? ज़्यादातर नदियों के किनारे तथा समुद्री तटवर्ती इलाकों के किनारे हुआ। ऐसा क्यों होता था? क्योंकि देखिए, अगर पानी नहीं होगा तो इंसान कैसे जिएगा? तो जहाँ पर ये नदियाँ होती थी, ठीक है, समुद्र मतलब जैसे पानी के क्षेत्र जो होता था, जैसे नदियाँ होती थी, इनके किनारे जो है नगर ज़्यादा दिन तक रहते थे और वहीं पर टिक जाते थे। और अगर जो नदी से दूर रहता था वो क्या करता था? कहीं ना कहीं पलायन कर जाता था, मतलब वो अपनी जगह छोड़ देता था, क्योंकि बिना पानी के कैसे रह पाएंगे। तो इसलिए जो लोग थे पहले के, वो कहाँ पर स्टार्ट किए, आरंभिक जीवन का कहाँ बीता? ये लोग नदियों के किनारे रहते थे। ठीक, इसके बाद देखिए, गंगा की सहायक नदी सोन है। कौन सी नदी है? सोन नदी जो है वो गंगा की सहायक नदी है। गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध, वर्तमान में कहाँ है? बिहार। मगध कहाँ है? बिहार में। ठीक है, बिहार नाम से जाना जाता था। ठीक, गंगा के दक्षिण में जो नदी थी उनके आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध और अभी जो है वर्तमान में बिहार के नाम से जाना जाता था। इसके शासक बहुत शक्तिशाली थे। ठीक है, कैसे थे? बहुत शक्तिशाली थे। और वो क्या करते थे? एक विशाल राज्य भी स्थापित करते थे वो लोग। उन्होंने एक विशाल राज्य भी स्थापित किया और देश के अनेक जो हिस्से थे वहाँ पर भी ऐसे राज्यों की स्थापना की गई। ठीक है, इसके बाद देखिए, लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। कहाँ की? एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की लोगों ने। कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे ऊंचे पर्वतों, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। ठीक, फिर भी ये यात्रा उनके लिए असंभव नहीं थी। ठीक, मतलब वो डरते नहीं थे, भले ही समुद्र आ जाए या फिर नदी रेगिस्तान आ जाए, लेकिन उनकी यात्रा अनवरत चलती रहती थी। अतः कभी लोग काम की तलाश में तो कभी प्राकृतिक आपदाओं के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान जाया करते थे। ठीक, जैसे कि तूफान आ गया, ठीक, बाढ़ आ गई, तो इससे क्या होता था? क्या करते थे वो लोग? एक जगह से दूसरी जगह पलायन कर जाते थे। कभी कभी सेनाएं दूसरे क्षेत्रों पर विजय हासिल करने के लिए जाती थीं। इसके अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिले में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। मतलब ये लोग जो है एक स्थान से दूसरे स्थान जाते थे। ऐसे जो धार्मिक गुरु थे, कुछ और चीज़ें इंक्लूड करते थे इसमें। जो धार्मिक गुरु थे, ये अपनी शिक्षा और सलाह देने के लिए एक गांव से दूसरे गांव जाया करते थे। एक कस्बे से कस्बे में भी ये लोग जाया करते थे। और कुछ लोग जो है नए और रोचक स्थानों को खोजने की चाह में जाते, क्योंकि उनको उत्सुकता होती थी, ठीक है, यात्रा करने की, कि चलो कुछ और अलग देखते हैं, नया देखते हैं। ठीक है, इससे क्या होता था कि ये लोग यात्रा करते थे और यात्रा से इनके एक दूसरे के विचारों को इनको जानने का अवसर मिलता था। ठीक है, इसके बाद देखिए, आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं? उपमहाद्वीप देखिए, उपमहाद्वीप के बाहर से भी कुछ लोग यहाँ आए और यहीं बस गए। ठीक, देखो जैसे पहाड़ी, पर्वत और समुद्र, ठीक है, ये सब जगह उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। ये सब जो पर्वत होते हैं, समुद्र होते हैं, ये सब क्या करते हैं? उपमहाद्वीप की प्राकृतिक सीमा का निर्माण करते हैं। वैसे तो लोगों के लिए ये जो सीमाएं होती हैं उनको पार करना आसान नहीं था, लेकिन अगर अगर लोग चाहते थे तो वो कट जाते थे। ठीक,
गहरे समुद्रों को भी वो लोग लांग जाते थे, पार कर जाते थे। ठीक, यहाँ पर कह रहे हैं कि और इसी तरह क्या होता था कि उपमहाद्वीप के बाहर से भी यहाँ पर कुछ लोग आए और भारत में बस गए। ठीक है, लोगों के आवागमन आवागमन ने हमारी सांस्कृतिक परंपराओं को समृद्ध किया। ठीक, इससे क्या हुआ, सांस्कृतिक परंपराएं जो है वो समृद्ध हुई। कई सौ वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए तरीके के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते थे। ठीक, विचारों को अपना कर काम करते थे ये लोग। इसके बाद देखिए यहाँ पर दक्षिण एशिया के बारे में है कि आधुनिक भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका ये सब इसमें इंक्लूड हैं। ठीक है, और अफगानिस्तान, ईरान, चीन तथा म्यांमार आदि पड़ोसी देशों को दर्शाता है। ये दक्षिण एशिया एक महाद्वीप से छोटा है, ठीक है, लेकिन विशालता तथा बाकी एशिया से समुद्रों, पहाड़ी तथा पर्वतों से बटे होने के कारण इसे प्रायः उपमहाद्वीप कहा जाता है, दक्षिण एशिया को। ठीक, इसके बाद देखिए देश के नाम, ये भारत के नाम के बारे में है। अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला है, जैसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। लगभग 2500 वर्ष पूर्व उत्तर पश्चिम की ओर से आने वाले ईरानियों और यूनानियों ने सिंधु को हिंदोस तथा अथवा इंदोस और इस नदी के पूर्व में स्थित भूमि प्रदेश को इंडिया कहा। भारत नाम का प्रयोग उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों के एक समूह के लिए किया जाता था। इस समूह का उल्लेख संस्कृत की आरंभिक लगभग 3500 वर्ष पुरानी कृति ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, इस समूह का उल्लेख कहाँ मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है। कौन से समूह, जो भरत नाम का समूह था, जो उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का था। ठीक है, तो बाद में इसका प्रयोग देश के लिए होने लगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए थोड़ा अतीत के बारे में। अतीत को जानने के लिए पुस्तकों को ढूंढना और पढ़ना है। ठीक है, अगर हमको अतीत के बारे में जानना है तो हम पुस्तक को ढूंढेंगे और पढ़ेंगे। ये पुस्तकें हाथ से लिखी होने के कारण पांडुलिपि कही जाती थी। ठीक, इनको क्या कहा जाता था, ये हाथ से लिखी हुई होती थी, इसलिए इसको पांडुलिपि कहा जाता था। अंग्रेजी में पांडुलिपि के लिए प्रयुक्त होने वाला मैन्युस्क्रिप्ट है। ठीक, इसको याद रखिएगा, मैन्युस्क्रिप्ट मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ, मैन्युस्क्रिप्ट। यह जो शब्द मेनु जिसका अर्थ हाथ है से निकला है। ठीक है, ये पांडुलिपियां प्रायः ताड़पत्रों अथवा हिमालय क्षेत्र में उगने वाले भूर्ज नामक पेड़ की छाल से विशेष तरीके से तैयार भोजपत्र पर लिखी जाती थी। ठीक, कहाँ लिखी जाती थी, भोजपत्र पर लिखी जाती थी। अब यहाँ पर देखिए ताड़पत्रों से बनी पांडुलिपि का एक पृष्ठ, ये देखिए मैंने आपके लिए यहाँ पर स्टिक कर दिया है, ये रहा आपका पांडुलिपि। यह पांडुलिपि लगभग 1000 वर्ष पहले लिखी गई थी। कब, 1000 वर्ष पहले। किताब बनाने के लिए ताड़ के पत्तों को काटकर उनके अलग अलग हिस्सों को एक साथ बांध दिया जाता था। ये पांडुलिपियां मंदिरों और विहारों में प्राप्त होती हैं। इन पुस्तकों में धार्मिक मान्यताओं व व्यवहारों, राजाओं के जीवन, औषधियों तथा विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिलती है। इनके अतिरिक्त हमारे यहाँ महाकाव्य, कविताएं तथा नाटक भी हैं। ठीक, और भी चीज़ें इसमें इंक्लूड हैं। इसमें कई संस्कृत में लिखे हुए भी मिलते हैं। ठीक है, और प्राकृत और तमिल में भी। और प्राकृत भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। ठीक, मतलब वहाँ पे जो निवास करते थे लोग, आम लोग थे ना, वो प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। किसका, प्राकृत भाषा का प्रयोग। इसके बाद देखिए लगभग 2250 वर्ष पुराना यह अभिलेख, ये रहा अभिलेख, ये वर्तमान अफगानिस्तान के कांधार से प्राप्त हुआ है। यह अभिलेख अशोक नामक शासक के आदेश पर उत्कीर्ण करवाया गया था। ठीक,
कभी कभी शासक अथवा अन्य लोग अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग उन्हें देख सके, पढ़ सके और उनका पालन कर सके। कुछ अन्य प्रकार के अभिलेख भी मिलते हैं। इनमें राजाओं तथा रानियों सहित अन्य स्त्री पुरुषों ने भी अपने कार्यों के विवरण उत्कीर्ण करवाए हैं। ठीक है, उनके कार्यों के विवरण है कि वो क्या क्या कार्य करते थे। उदाहरण के लिए से प्रायः शासक लड़ाइयों में अर्जित विजयों का लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक, इससे क्या होता था कि लोगों को पता चलता था। इसके बाद देखिए, ये देखिए एक प्राचीन नगर से प्राप्त पात्र है ये। ठीक, प्राचीन नगर से प्राप्त ये पात्र है। इस तरह के पात्रों का प्रयोग 47 वर्ष पूर्व होता था। ठीक, एक पुराना चांदी का सिक्का भी है। इस तरह के सिक्कों का प्रयोग लगभग 2500 वर्ष पूर्व हुआ करता था। ऐसी वस्तुओं का अध्ययन करने वाला व्यक्ति पुरातत्वविद कहलाता है। ठीक, जो लोग इन वस्तुओं का जो है अध्ययन करते हैं उनको क्या कहा जाता है? पुरातत्वविद कहते हैं। थोड़ा जूम कर देती हूँ। पुरातत्वविद पत्थर और ईंट से बनी इमारतों के अवशेषों, चित्रों तथा मूर्तियों का अध्ययन करते हैं। वे औजारों, हथियारों, बर्तनों, आभूषणों तथा सिक्कों की प्राप्ति के लिए छानबीन तथा खुदाई भी करते हैं। इनमें से कुछ वस्तुएं पत्थर, पकी मिट्टी तथा कुछ धातु की बनी हुई होती हैं। ठीक, ये रही आपकी धातु और ये आपका रहा मिट्टी का। ठीक, घड़ा देखिए। ऐसे तत्व कठोर तथा जल्दी नष्ट ना होने वाले होते हैं। ठीक, ये जल्दी नष्ट नहीं होते हैं। पुरातत्वविद जानवरों, चिड़ियों तथा मछलियों की हड्डियां ढूंढते हैं। ठीक, ये क्या करते हैं? हड्डियां ढूंढते हैं, मतलब उनके अवशेष जो बचे खुचे होते हैं उनको ढूंढते हैं। वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते हैं। यदि अन्न के दाने अथवा लकड़ी के टुकड़े जल जाते हैं तो वे जले हुए रूप में बचे रहते हैं। ठीक, अब ये देखिए कि जो जैसे ये लोग जो है जानवर, चिड़िया, मछलियों को की हड्डियां ढूंढते थे, तो इससे उन्हें ये जानने में मदद मिलती है कि अतीत में लोग क्या खाते रहे होंगे। ठीक, वनस्पतियों के अवशेष बहुत मुश्किल से बच पाते थे। ठीक, इसके बाद देखिए अतीत एक या अनेक, आगे हम देखेंगे। इसमें कह रहे कि पशुपालकों अथवा कृषकों का जीवन राजाओं तथा रानियों के जीवन से तथा व्यापारियों का जीवन शिल्पकारों के जीवन से बहुत भिन्न था। ठीक, मतलब अलग अलग तरह के लोग रहते थे। आज अंडमान द्वीप के अधिकांश लोग अपना भोजन मछलियां पकड़कर, शिकार करके तथा फल फूल के संग्रह द्वारा प्राप्त करते हैं। देखिए, जैसे आज के समय में यहाँ पर बताया जा रहा है कि वहाँ पर अंडमान में अलग लोग रहते हैं। ठीक, इसके विपरीत शहरों में रहने वाले लोग खाद्य आपूर्ति के लिए अन्य व्यक्तियों पर निर्भर रहते हैं। जैसे इनमें मतलब विभिन्नताएं हैं, वैसे पहले के रोग में भी विभिन्नताएं होती थी। ठीक, लोग जो है अलग अलग समूह के लोग जो है अलग अलग तरह के होते थे। ठीक, उनके अलग अलग मायने हुआ करते थे। जैसे कि आज के समय में आप देखिए कि जो अलग अलग देश में अलग अलग लोग रहते हैं, उनके रीति रिवाज अलग हैं। ठीक है, उनकी व्यवहार उनका अलग है, उनका खान पान अलग है। इसी तरह पहले भी ऐसे ही हुआ करता था। उस समय शासक अपनी विजयों का लेखा जोखा रखते थे। ठीक, वो लोग जो भी चीज़ें लिखते थे उसका क्या करते थे? एक लेखा जोखा रखते थे, जो शासक लोग थे। ठीक, यही कारण है कि उन शासकों के बारे में जो लड़ी गई लड़ाइयाँ होती थी इस बारे में हम काफ़ी कुछ जान लेते हैं। ठीक, मतलब पता चल जाता है क्योंकि उन्होंने लिखा हुआ होता है। लेकिन जो शिकारी, मछुआरे, संग्राहक, कृषक ये लोग हुआ करते थे, पशुपालक लोग हुआ करते थे, ये आम आदमी होते थे, तो इनको जो है ज़्यादा लिखना पढ़ना नहीं आता था। ठीक, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ये लोग लेखा जोखा नहीं रखते थे। इसीलिए
जो है पुरातत्व की सहायता में हमें उनके जीवन के बारे में जो लिखा हुआ है उनके भी जीवन के बारे में मतलब जानकारी मिलती है, लेकिन जो नहीं लिखा है उनके बारे में थोड़ा कम जानकारी मिलती है। तिथियों का मतलब देख लीजिए यहाँ पर कि वर्ष की यह गणना ईसाई धर्म प्रवर्तक ईसा मसीह के जन्म की तिथि से की जाती है। अतः 2000 वर्ष कहने का तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के 2000 वर्ष के बाद से है। ठीक, ईसा मसीह का जन्म जब हुआ था उसके 2000 वर्ष के बाद। ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ईसा पूर्व मतलब ईसा से पहले के रूप में जानी जाती हैं। इतिहास की तिथियों के बारे में थोड़ा जान लीजिए। अंग्रेजी में बीसी, हिंदी में ईसा पूर्व का तात्पर्य बिफोर क्राइस्ट होता है। ठीक, ईसा पूर्व होता है। एडी हिंदी में ईसवी होता है। यह एनो डोमिन नामक दो लैटिन शब्दों से बना है तथा इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। कभी कभी एडी की जगह सीई तथा बीसी की जगह बीसीई का प्रयोग होता है। ठीक, याद ध्यान रखिएगा इसको। सी अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा के लिए होता है। बड़े बड़े एग्जाम में आ सकते हैं ये सब। ठीक है, हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब इस कैलेंडर का प्रयोग सामान्य हो गया है। भारत में तिथियों के इस रूप का प्रयोग लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। कब हुआ था? 200 वर्ष पूर्व। कभी कभी अंग्रेजी में बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट, ठीक, वर्तमान से पहले। तो देखिए ये सारे क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपके बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे आरओ यारो देते हो, पीसीएस लेवल का देते हो तो उसमें आ सकता है, क्योंकि कैसे बहुत अंदर बहुत डीप जाकर पूछता है। ठीक, तो इसको हल्के में मत लीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए थोड़ा सा, कृषि का आरंभ कब हुआ था? 8000 वर्ष पहले हुआ था। सिंधु सभ्यता का प्रथम नगर 4700 वर्ष पहले। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 वर्ष पहले हुआ था। ठीक है, तो ये रही आपका हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो मैंने यहाँ पर आपको कंप्लीट कर दिया है, एकदम छोटे से मतलब क्लास में ख़त्म कर दिया आपका। तो आप मेरा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, वैदिक गुरु चैनल पर बने रहिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। ठीक है, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कर सकते हो। और हाँ, सबसे बड़ी बात, आप टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करोगे। ठीक है, हमारे टेलीग्राम चैनल वैदिक गुरु के नाम से है, जो आपको हमारे चैनल पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है तो आप उससे ज्वाइन कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट करेंगे। धन्यवाद।